मिहिर भोज के बारे में, किसके बारे में बताओ? मिहिर भोज के बारे में। वेरी गुड, ठीक है ना। तो मिहिर भोज का जो शासनकाल रहा था कब से लेकर बताओ? 836 से लेकर 885 तक, ठीक है ना। एक बार सभी एक्टिव हो जाइए सभी, ठीक है ना। बिल्कुल जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। शेयर करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाए। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, बस कनेक्ट हो चुके हो आप, मेरे साथ जुड़ चुके हो। अब मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा सा रिपीट करने के बाद मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट शासक था, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। कल हमने बात जो की थी वो की थी मिहिर भोज के बारे में। किसके बारे में बताओ? मिहिर भोज के बारे में चर्चा की थी। और मिहिर भोज के बारे में हमने बताया था कि इसका जो शासनकाल रहा था वो 836 से, कब से बताओ? 836 से लेकर 885 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि इनका सबसे पहला जो अभिलेख आता है वो कौन सा आता है बताओ? ठीक है ना, पहला अभिलेख जो आता है वो तो आता है बराह अभिलेख। कौन सा अभिलेख बताओ? बराह अभिलेख। देखो एक बार और समझ लो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण शासक है, क्वेश्चन कई बार आया है यहाँ से। लेकिन इनका सबसे प्रसिद्ध अभिलेख अगर पूछा जाए आपसे कि इनका सबसे प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है, तो वो कौन सा है बताओ? ग्वालियर प्रशस्ति को माना जाता है। किसको माना जाता है रे बताओ? ग्वालियर प्रशस्ति को माना जाता है। और आपको मैं बता दूं, इस ग्वालियर प्रशस्ति की बात करें तो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? इसमें साइड डाल। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी किसके द्वारा बताओ? बालादित्य के द्वारा। ध्यान देना, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ग्वालियर प्रशस्ति है, इसी से हमें मिहिर भोज के बारे में जानकारी मिलती है और इसी में सबसे पहले प्रतिहार शब्द की जानकारी मिलती है। आपको शुरुआत में मैंने बताया होगा कि इसी ग्वालियर प्रशस्ति से, ठीक है ना, प्रतिहारों को इनको प्रतिहार कहा गया है, अर्थात प्रतिहार द्वारपाल का लक्ष्मण के वंशज थे, इसीलिए किस नाम से प्रसिद्ध हुए? रघुवंशी के नाम से। किस नाम से? रघुवंशी के नाम से। उसके बाद हमने बताया था कि इन्होंने उपाधि धारण की। क्या धारण की बताओ? उपाधि धारण की। बोलो कौन कौन सी बताओ? सॉरी, एक तो कौन सी बताओ? आदि बराह की। कौन सी उपाधि बताओ? आदि बराह की। और एक कौन सी बताओ? प्रभास पाटन। कौन सी बताओ? प्रभास पाटन। हमने बताया होगा कि प्रभास पाटन, ये आदि बराह की उपाधि जो धारण की किस अभिलेख में बताओ? ग्वालियर प्रशस्ति में। और आगे अगर तुमसे पूछा जाए, ठीक है ना, कि इस प्रभास पाटन इसके उपाधि जो धारण की थी ये किस अभिलेख में बताओ? दौलतपुर अभिलेख में। किस अभिलेख में? दौलतपुर अभिलेख में। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इनकी कितनी राजधानी रही दोस्तों? 3 राजधानी। इनकी कितनी राजधानी रही थी? 3 राजधानी। अब देखते हैं वो 3 राजधानी कौन कौन सी थी। तो आपको ये भी याद रखना है, इनकी जो राजधानी रही थी बताओ कितनी रही थी बताओ? 3 राजधानी। एक तो कौन सी थी बताओ? शाबाश, कन्नौज। एक कौन सी बताओ? उज्जैन। बहुत बढ़िया। और एक कौन सी थी बताओ? धार। ठीक है ना, ये दोनों तो आती है एमपी में। कहाँ आती है बताओ? एमपी में। और ये कहाँ आती है बताओ? यूपी में। उसके बाद हमें बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, फटाफट कमेंट करके बताइए। ये 3 राजधानियां रही थी, लेकिन इनके समय एक अरबी यात्री आया था भारत में। तो फटाफट बताइए कि इनके समय जो आया था, जो अरबी यात्री आया था वो कौन आया था? सुलेमान आया था। सुलेमान ने इनकी उपलब्धियों के बारे में कहा था कि ये प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन बताओ? तो अगर आपसे कहा जाए प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज को किसने बताया? सुलेमान ने। जो कौन से, कहाँ का था बताओ? अरब का, ठीक है ना, अरबी यात्री था ये। उसके बाद हमने आगे बात करें, इन्होंने युद्ध की मैं बात करूं, देखिए इन्होंने, ठीक है ना, कहते हैं कि अपनी 1 लाख सेना के साथ, कितनी सेना के साथ? 1 लाख सेना के साथ एक तो अरब आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश करने से रोका, और एक कौन से आक्रमणकारियों को बताओ? मुसलमानों को रोका। ध्यान देना, अरब आक्रमणकारी और मुसलमान आक्रमणकारी इनके समय भारत में एंट्री करना चाह रहे थे,
लेकिन इस सिंध प्रांत से आगे बढ़ने ही नहीं दिया था इन्होंने, भारत में आने ही नहीं दिया था। तो ऐसी स्थिति में देखो 712 की बात है, 712 ईस्वी में आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन ठीक है ना, सॉरी कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। आपको मैंने बताया भी होगा कि भारत आने वाला पहला अरबी यात्री जो सॉरी अरबी आक्रमणकारी था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है ना। ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही सबसे पहले भारत में आक्रमण किया गया था, लेकिन इसको भी भारत में अंदर नहीं आने दिया था। ये केवल कहाँ तक ही रुक गया बताओ, सिंध प्रांत तक, ठीक है ना। तो भारत के हाँ सभी को बिल्कुल ठीक है ना, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद देखिए, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अरब आक्रमणकारियों को जो रक्षा करने वाला था भारत का शासक, वो भी कौन था बताओ, मिहिर भोज। और इनके बारे में कहते हैं कि साहब इनके समय युद्ध हुआ था। देखो थोड़ा सा अपन बात करें, जैसे ये अपना दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे अगर बात करें तो ये गुजरात वाला इलाका था, यहाँ पे इधर बात करें तो ये इधर वाला इलाका था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप बात करोगे, इधर पाल वंश रहा करता था, कौन सा वंश बताओ, पाल वंश। यहाँ पाल वंश के दो शासक थे, एक का नाम तो देवपाल था और एक का नाम कौन था बताओ, विग्रहपाल। इन दोनों को हराया इसने, ठीक है ना। किसने बताओ, यहाँ पे मिहिर भोज का शासन था। किसका था बताओ, मिहिर भोज। उसके बाद एक जगह आती है इधर मान्यकेट, मतलब राष्ट्रकूट वंश आता है। कौन सा वंश आता है बताओ, राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था बताओ, ठीक है ना, कौन था बताओ, गोविंद थर्ड था, ठीक है ना, तृतीय कह सकते हैं। तो कहते हैं कि मिहिर भोज ने कन्नौज को लेकर, यहां पर था कन्नौज, कौन था बताओ, कन्नौज। कन्नौज को लेकर पहले तो इन दोनों शासकों को हराया, पाल वंश के देवपाल को और किसको बताओ, विग्रहपाल को। और अंतिम रूप से मिहिर भोज ने किसको हराया बताओ, गोविंद तृतीय को। और ऐसी स्थिति में अंतिम रूप से कन्नौज पर क्या बनाए रखा, अधिकार, ठीक है ना। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इससे आगे की कहानी अपन पढ़ते हैं। अब सुनना, इनके बाद जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अगला शासन बनेगा वो बनेगा महेंद्रपाल। कौन बना बताओ, और महेंद्रपाल इसका पुत्र था। मिहिर भोज का जो अगला जो पुत्र था उसका नाम क्या था बताओ, महेंद्रपाल था। ध्यान देना, महेंद्रपाल की अगर मैं बात करूं तो इसका शासनकाल खत्म हो जाता है बताओ, कब बताओ, 1885 में। कब हो जाता है बताओ, सॉरी 885 से लेकर और 910 ईस्वी तक का कार्यकाल किसका था बताओ, महेंद्रपाल का। अब ध्यान देना, महेंद्रपाल की बात सुनिए, इनके समय की बातें। इन्होंने भी अरबी आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश करने से रोका था। तो ध्यान देना, इनका एक राजगुरु था, उस राजगुरु का नाम आपको याद रखना है। एक राजगुरु था जिसका नाम था राजशेखर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इनका एक राजगुरु था जिसका नाम क्या था बताओ, राजशेखर। इस राजशेखर ने कई ग्रंथों की रचना की थी, बहुत सारे ग्रंथ लिखे इन्होंने। अब ग्रंथ लिखे वो फेमस है। ये भी पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि राजशेखर किसका दरबारी कवि था, तो किसका था बताओ, महेंद्रपाल का था। इसी महेंद्रपाल का एक बेटा आएगा महिपाल, उसका भी ये दरबारी कवि था। लेकिन इसके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे बताओ, ग्रंथ लिखे गए। जैसे कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रंथ ही सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इनके ग्रंथों को मैं इधर लिखता हूँ। देखो, एक जो ग्रंथ आता है वो एक तो आता है हरविलास। कौन सा ग्रंथ बताओ, हरविलास। एक आता है काव्य मीमांसा। कौन सा ग्रंथ आता है बताओ, काव्य मीमांसा आता है। एक आता है कपूर मंजरी। कौन सा आता है बताओ, कपूर मंजरी आता है। उसके बाद में आगे की अगर बात करूं तो एक आता है बाल रामायण। कौन सा आता है बताओ, बाल रामायण। और बाल रामायण के बाद एक और लिखा है इन्होंने, बाल भारत। कौन सा लिखा बताओ, बाल भारत। एक और लिखा है इन्होंने जिसका नाम आता है विशुद्ध साल वंजिका। और एक और इनका जो शानदार था उसका नाम आता है भुवन कोश। बताओ कितने ग्रंथ हो गए, कितने ग्रंथ, 6।
सभी ग्रंथ इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं और आए हुए हैं कुछ एग्जाम में। तो आपको याद रखना है पहला ग्रंथ कौन सा था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा और चौथा कौन सा, पांचवा और छठवा, ठीक है ना, भुवन कोश। ये ग्रंथ लिखे गए थे। अब ध्यान देना, राजशेखर ने इनको कुछ उपाधियां दी थी। राजशेखर ने इनको क्या दी थी बताओ, उपाधियां। तो वो उपाधियां भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक मैं इनकी उपाधि बताता हूं, देखो 4 उपाधि तो वो याद रखनी है। कौन सी मैं बताता हूं। एक तो परम भट्टारक, कौन सी बताओ, परम भट्टारक, परमेश्वर, ठीक है ना। और यहां लिखता हूं परम भागवत, परम भागवत। और एक और आता है ये जो पहले लिखाया था मैंने, महाराजा धीराज। कौन सी बताओ, महाराजा धीराज। और एक और आती है चूड़ामणि, ठीक है ना, कुछ इस नाम से आती है, रक्तावली चूड़ामणि, इस प्रकार से। तो ये उपाधियां भी धारण की थी, ठीक है ना। उसके बाद आपको ध्यान देना है, देखो इसके समय कई ग्रंथों का निर्माण हुआ। इसके समय कन्नौज का बहुत विकास हुआ, क्योंकि कन्नौज तो गिफ्ट में मिला, किससे बताओ, मियरबोज से गिफ्ट में मिल गया इसको। तो कन्नौज का जो ज्यादा विकास हुआ था वो हालांकि इसके समय हुआ, लेकिन इसके समय और भी ज्यादा हुआ। और किसका विकास हुआ था सबसे ज्यादा, वो कला और संस्कृति का विकास हुआ। किसका विकास हुआ बताओ। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, बताइए किस प्रतिहार शासक के समय कन्नौज कला व संस्कृति का केंद्र बन गया था। किसके समय बताओ, महेंद्रपाल के समय। बात याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओसिया में सर्वाधिक या ओसिया प्रतिहार कालीन कला एवं संस्कृति का केंद्र किसके समय बना, ओसिया जो जोधपुर में, तो इसका आपको उत्तर याद रखना है वत्सराज। कौन सा बताओ, मैंने बताया होगा उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, लेकिन इन्होंने कई ग्रंथों का निर्माण करवाया। और कन्नौज विद्या का केंद्र बन गया था, शिक्षा का केंद्र बन गया था। तो इसलिए कन्नौज बहुत ज़्यादा इनके समय कला और संस्कृति का केंद्र बन गया था। तो इन बातों को अपन एडजस्ट करते ही यहाँ तक, ठीक है ना। जानकारी का स्रोत अगर आपसे पूछा जाए, जानकारी का स्रोत अगर आपसे पूछा जाए, सोर्स, तो ये एग्जाम में पूछा गया है कौन सा अभिलेख आता है बताओ, प्रतापगढ़ अभिलेख। तो प्रतापगढ़ अभिलेख का संबंध आपको याद रखना है, इसी से है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इनका कहते हैं कि इनका जो विस्तार है वो मगध तक था। इनके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया, मगध तक हो गया। मगध वर्तमान में बिहार में आता है। मगध में हमें कैसे पता चला कि इनकी जो है साम्राज्य का विस्तार मगध तक हो गया, तो मगध से हमें इनके 3 अभिलेख मिले। कितने अभिलेख, और मगध से अभिलेख मिलने का मतलब है कि इनका साम्राज्य था यहाँ पर। तो वो कौन कौन से हैं, एक अभिलेख तो यहां से मिला है, राम गया अभिलेख, ठीक है ना। एक यहां पे से मिला है टे टमाटर, इटकोरी अभिलेख, ठीक है ना। और एक यहां से आता है जिसका नाम आता है गुनेरिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख बताओ, ये तीनों अभिलेख मिले हैं कहां से बताओ, अरे कहां से मिले हैं। तो आपको याद रखना है राम, देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, जैसे पिछली बार 2nd ग्रेड में क्वेश्चन आया था, नीलकुंड, राजौरगढ़, ठीक है ना, देवली आदि, ठीक है ना, आदि अभिलेखों में प्रतिहारों को किस नाम से जाना गया है। या फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो जो शुरू में आपको शब्द लिखाए थे मैंने, ठीक है ना, जैसे बताया था मैंने राजौरगढ़ का अभिलेख, ठीक है ना, नीलकुंड का अभिलेख, देवली का जो है वो अभिलेख। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि महेंद्रपाल के अभिलेख जो मगध से प्राप्त हुए हैं निम्न में से कौन से है। इनका क्रम दे सकता है एक लाइन में, या निम्न में से कौन सा नहीं मिला है, ठीक है ना। तो एक तो राम गया, इटकोरी और गुनेरिया।
इसके बाद अपन को बात करनी है, इनके कहते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने माना कि इनके बाद इसके 2 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए। तो 2 पुत्रों को मैं अभी बता रहा हूं, पहले इसको लिख लेते हैं अपन। इनको मैं मिटाता हूं, याद रखना है। अब सुनो थोड़ा सा एक और डायग्राम। कौन सा शासक चल रहा है बोलो? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल प्रथम। हालांकि इसके बाद एक और आया था, छोटा मोटा शासक था। इसके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे बताओ? 2 पुत्र। एक का नाम तो था भोज द्वितीय, क्योंकि मियर भोज पहला हो चुका है ना, इसलिए इसे भोज द्वितीय कहते हैं। एक आता महीपाल। कौन सा पाल? महीपाल फर्स्ट है ये। कहते कि महेंद्रपाल के बाद जो प्रतिहार वंश का अगला जो शासक बना था वो कौन बना था बताओ? भोज सेकंड बना। और ये कब से लेकर बना था? 910 ईस्वी से लेकर मात्र 913 ईस्वी तक बना था ये। इसकी हमें जानकारी मिलती है एक ताम्रपत्र से, उसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र, और ये ताम्रपत्र बंगाल से मिला है। ओके। महीपाल का कार्यकाल जो रहा है, महीपाल का कार्यकाल कहते हैं कि इनका कार्यकाल रहा था 914 से और 943 ईस्वी तक रहा था। बोलो कब तक रहा? ठीक है ना। इनकी हमें जानकारी मिलती है एक अभिलेख से, जिसका नाम आता है बरनी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ठीक है ना। अच्छी तैयारी करते हो तो ये अभिलेख याद रखना है आपको, जैसे RAS जैसी। ठीक है ना, क्योंकि हम उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं। अब इनका भी जो दरबारी कविता है, इनका भी जो राजगुरु था, इनका भी राजगुरु कौन था बताओ? राजशेखर था। तो आपको ध्यान रखना है, बाप और बेटा का जो दरबारी कवि था एक ही था। महेंद्रपाल का भी यही था और महीपाल का भी कौन था? राजशेखर था। ध्यान रखना है। उसके बाद राजशेखर ने इनको कुछ उपाधियां दी थी महीपाल को। तो राजशेखर के द्वारा कुछ उपाधियां प्रदान की गई थी। वो क्या उपाधियां थी वो देखते हैं अपन। एक तो इसे कहा गया रघुकुल मुकुटमणि। ध्यान देना, इसे तो रघुकुल चूड़ामणि कहा गया था और इसे क्या कहा गया है? रघुकुल मुकुटमणि कहा गया है। और इसे क्या कहा, ये याद रखना है थोड़ा सा। ये एग्जाम में पूछा गया है। आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा गया। बोलो आर्यवर्त का महाराजाधिराज भी किसको कहा गया बताओ? महीपाल को कहा गया है। दोस्तों आगे की बात सुनो। इस महीपाल की बात और मैं बता देता हूं। इसी महीपाल के समय एक अरबी यात्री भारत में आया था। बोलो उसके मियर भोज के समय कौन आया? शाबाश। इसके समय जो अरबी यात्री आया था वो मैं बता देता हूं आपको। इसका नाम आता है अल मसूदी। कौन आया था बताओ? अल मसूदी आया था। अल मसूदी ने इन भाई साहब के बारे में कहा कि महीपाल के समय, किसके समय बताओ? महीपाल के समय एक राष्ट्रकूट वंश का शासक हुआ। राष्ट्रकूट वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था इंद्र तृतीय। क्या नाम आता बताओ? इंद्र थर्ड। इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया बताओ? कन्नौज पर आक्रमण किया भाई साहब ने। और कन्नौज का शासक कौन था बताओ? महीपाल था। तो कन्नौज पर आक्रमण किया। शासक यहां का कौन था बताओ? थोड़ी सी फिल्म समझ लेना। यहां का शासक कौन था? महीपाल था। इतनी खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी की थी इसने। जब ये आया था तो बहुत भयंकर तरीके से मार काट करने लग गया। जब इस बात का पता चला महीपाल को, तो ऐसी स्थिति में महीपाल मैदान छोड़कर भाग गया। कौन भाग गया बताओ? महीपाल भाग गया।
और महिपाल ने मैदान छोड़ना ही उचित समझा, क्योंकि ये तगड़ा शासक था, इसके सामने टिकने वाला नहीं था, मैदान छोड़ दिया। लेकिन आपको मैंने बताया होगा कि ये साउथ वाले एरिया से आते थे। ये कहां से आते थे बताओ? इधर से आते थे ये, आपको बता दूं मैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये कन्नौज आता है और ये इधर वाले एरिया से आते थे। इनको बहुत ज़्यादा दूरी करनी पड़ती थी, इसलिए ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रुक सकते थे यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था, इसलिए ये वापस लौट के आ जाते। जैसे ही इंद्र तृतीय वापस लौट के आया, भाई साहब ने पुनः अपना अधिकार कर लिया। किस पर बताओ? कन्नौज पर। लेकिन एक बात बताओ, भाग तो गया ना? बोलो भाग के गया या नहीं गया? तो भाग गया, वहीं इसने कायरता दिखा दी। भाई कायरता, भाग के जाना, मैदान छोड़ के जाना कायरता है। तो ऐसी स्थिति में इन्हीं के समय से इन प्रतिहार वंश का पतन शुरू हो गया। मतलब प्रजा में ये असंतुष्टता फैल गई कि भाई राजा ही भागने लग गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा? भाई हमारी रक्षा के लिए राजा ही नहीं टिका मैदान में। तो ऐसी स्थिति में प्रजा का इन पर विश्वास कम हो गया और धीरे धीरे प्रतिहार वंश यहाँ से पतन की ओर चल दिया। तो यहीं से माना जाता है प्रतिहार वंश का पतन, ठीक है ना, पतन माना जाता है। इसके बाद ऐसे कोई खास शासक नहीं आएंगे। इसके बाद अगला जो शासक आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, राज्यपाल आएगा। कौन आएगा बताओ? उसके बाद थोड़ी सी मैं बता देता हूँ यहीं पे, अगला जो शासक आएगा वो कौन आएगा बताओ? राज्यपाल आएगा, मतलब आगे चल के आएगा। लेकिन इस राज्यपाल के समय की बात है, 1018 ईस्वी की बात है। 1018 ईस्वी में आप मुझे बताइए कि भारत पर, या फिर आपसे पूछा जाए गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में, आपने देखा होगा या सुना होगा, गुजरात का एक मंदिर आता है सोमनाथ मंदिर, उस पर आक्रमण किस शासक ने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने? मोहम्मद गोरी ने? तो किसने? महमूद गजनबी ने। सही बताया। तो आपको ध्यान देना है, इस राज्यपाल के समय 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया कन्नौज पर। किसने आक्रमण किया बताओ? महमूद गजनबी ने। कहां पर आक्रमण किया बताओ? कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया, कन्नौज को बिल्कुल ही क्या कर दिया बताओ? ध्वस्त कर दिया। क्या कर दिया बताओ? ध्वस्त कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, मार काट कर दी। यहाँ पे जनता में ये समझो तलवार चलाना शुरू कर दिया, तलवार चला दी, खून की नदियां बहा दी। ऐसी स्थिति में मैदान छोड़ के भाग गया। ये भी मैदान छोड़ के भाग गया। किसके डर से बताओ? महमूद गजनबी के डर से। ऐसी स्थिति में आगे चल के जो अगला जो शासक आएगा उसका नाम आएगा यशपाल। कौन आएगा बताओ? यशपाल आएगा। और यशपाल का जो कार्यकाल बताया जाता है वो लास्ट कार्यकाल बताया जाता है 1036 ईस्वी। कितना बताया जाता है? 1036 ईस्वी। इसे गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक माना जाता है। कौन सा शासक माना जाता है? अंतिम शासक माना जाता है दोस्तों। उसके बाद कहते हैं कि जब गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हो गया ना, पतन होने के बाद इसी कन्नौज पर जो आगे चल के एक वंश का उदय हुआ था उसका नाम आता गेहड़वाल वंश। कौन सा वंश? गेहड़वाल वंश। इसी गेहड़वाल वंश का आगे चल के एक शासक होगा जिसका नाम जयचंद आएगा, और उसी जयचंद की पुत्री आएगी सहयोगिता। याद दिला देता हूं, उसी सहयोगिता को सहयोग से भगाकर ले जाएगा पृथ्वीराज चौहान। तो आगे चल के उसी सहयोगिता की बात करेंगे इस वंश को पूरा करने के बाद, ठीक है ना। तो आगे चल के प्रतिहार वंश के बाद अपन कौन सा वंश पढ़ने वाले हैं? चौहान वंश। मजेदार स्टोरी आएगी पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता की। तो एक लाइन ये आई है कि ये जो प्रतिहार वंश था, कौन सा वंश था बताओ? प्रतिहार वंश ने अपने प्रांतों को, जिन्हें आज राज्य बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, प्रतिहार वंश ने अपने प्रांतों को अलग अलग भागों में बांटा, जिनका अधिकारी क्या कहलाता था, या प्रतिहार वंश में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? तो आपको जानना है, इन्हें कहा जाता था राजपुरुष। क्या कहा जाता था बताओ? राजपुरुष। ये थोड़ी सी बात आपको और ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद एक इतिहासकार आता है, एक इतिहासकार ऐसा आता है जिसका नाम आता है BN पाठक। कौन आता है बताओ? या लिखता हूं मैं, एक आता है जिसका नाम आता है BN पाठक। इस BN पाठक ने, ठीक है ना, BN पाठक ने प्राचीन हिंदू साम्राज्य का जो अंतिम
शासक जो कहा था वो महेंद्रपाल को कहा था। किसको कहा था? महेंद्रपाल को कहा था। किसने बताओ? अंतिम की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद कोई शासक नहीं बना खास, क्योंकि ये बना लेकिन ये भाग गया। भागा या नहीं भागा? ये भी इसके समय भी ये भी भाग गया, क्योंकि इसके समय महमूद गजनबी ने, मतलब इसके बाद पतन की ओर चला गया। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में अंतिम महान हिंदू सम्राट जो कहा था इस भाई साहब ने, किसको कहा? ठीक है ना? तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि महेंद्रपाल को प्रतिहार वंश का या फिर हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट किसने कहा था, तो BN पाठक ने कहा था। 2 बात सेट करनी है, उसके बाद एंड हो जाएगा।